हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सार्थक क्लासेस दरभंगा। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. चौधरी केमिस्ट्री क्लासेस कैंपस, सेकंड फ्लोर, नियर मारवाड़ी कॉलेज। मैं भारती सर एक बार फिर आपके सामने वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपस्थित हूं। आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन मित्रों तक पहुंचाएं जो सीटेट या टेट्स का प्रिपरेशन कर रहा हो। तो आज हम लोग पढ़ते हैं बाल विकास में एक नया टॉपिक जिसका नाम है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की। ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इस चैप्टर में 3 सिद्धांत हमें पढ़ने हैं, पियाजे का, कोहलबर्ग का और वाइगोत्स्की का। तीनों सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं। 2 से 6 क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं। या यूं एक शब्द में कहे तो पूरे बाल विकास का यह जो चैप्टर है वह रीढ़ की हड्डी है। यह इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पियाजे के सिद्धांत के बारे में कि क्या था पियाजे का सिद्धांत। लेकिन पियाजे के सिद्धांत को समझने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मदद करेगा। तो आइए उन चीजों को बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है, जो कॉन्सेप्ट है, वो है अनुकूलन, जिसको इंग्लिश में कस्टमाइजेशन बोलते हैं। तो समझते हैं कि यह अनुकूलन होता क्या है। पियाजे के अनुसार एक बालक में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है और यही कहलाता है अनुकूलन। या ऐसे समझिए कि परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही अनुकूलन कहलाता है। और इससे क्वेश्चन भी सीटेट में आया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि सीता है, उन्होंने दाल और चावल खाना सीख लिया है। अब जब भी उन्हें दाल और चावल दिया जाता है तो उन्हें मिला करके खाती है, अर्थात वह इसे अपनी स्कीमा में फिट कर लिया है। तो यह क्या कहलाएगा? तो सीधा सीधा आंसर है, यह क्या कहलाएगा? अनुकूलन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दाल और चावल को अब अपने दिमाग में उन्होंने फिट कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग ढल गया है, वो खाना सीख गई है, अब आसानी से खा लेती है। तो ये था अनुकूलन। अब अनुकूलन को समझने के लिए इनकी 2 उप प्रक्रियाएं हैं, उन्हें भी समझना पड़ेगा। अब दोनों उप प्रक्रियाएं क्या है देखिए। जैसे पहला है आत्मसातकरण, जिसको अंग्रेजी में एसिमिलेशन बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है समायोजन, जिसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये दोनों उप प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि ये दोनों उप प्रक्रिया है क्या। चूंकि है क्या कि जब अनुकूलन होता है, जब बच्चा परिस्थिति के अनुसार ढलता है, तो उसमें आत्मसातकरण और समायोजन ये भी चलते रहता है। तो बारी बारी से एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आत्मसातकरण होता क्या है। हालांकि इससे सीटेट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो भी हम लोग देखेंगे। आत्मसातकरण इसमें होता क्या है कि एक बच्चा है, जब अपने पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर, जो उसमें पहले से नॉलेज था, उस ज्ञान का सहारा लेकर एक नई क्रिया जब करता है तो वही क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रचलित योजना में नई जानकारी को जोड़ना, यह भी आत्मसातकरण कहलाता है। या ऐसे भी समझते हैं कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम में जो बदलाव होता है, वही बदलाव की प्रक्रिया ही आत्मसातकरण कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और भी अच्छा हो जाएगा। एक बच्चा है, मान लेते हैं कि उसके घर में एक बिल्ली है जिसका रंग, जिसका कलर उजला है। तो बच्चे के दिमाग में यह अवधारणा बैठ गया है कि बिल्ली जो होती है वह उजले कलर की होती है। लेकिन एक दिन बच्चा अपने पड़ोसी के यहां जाता है। जैसे ही वहां जाता है तो देखता है कि एक नई प्रकार की बिल्ली जो काली कलर की है या कोई और कलर की भी है।
अर्थात उजले के अलावा भी और कलर दिखाई देता है, तब बच्चे को पता चलता है कि नहीं, ये जो मेरे दिमाग में बिल्ली का जो रंग भरा हुआ था कि बिल्ली का रंग केवल उजला होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिजली का रंग और भी अलग कलर का होता है। बिल्ली का रंग उजला भी होता है, काला भी होता है और कलर के भी होते हैं। अर्थात प्रचलित योजना में नई जानकारी को क्या किया बच्चे ने, ऐड कर दिया। तो यही क्या कहलाएगा, आत्मसातकरण कहलाएगा। अब बात करते हैं समायोजन की, एडजस्टमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि नई जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन, यही कहलाता है समायोजन। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने वाली होती है, इसमें जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, पहले का ज्ञान है, वो कोई काम नहीं आता है। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लेते हैं कि एक बच्चा है जो अभी शहर में रह रहा है, अपनी मम्मी पापा के साथ शहर में रह रहा है। कुछ दिन के बाद, पहले शहर की बात कर लेते हैं, शहर में रह रहा है, नहाने की बात आती है तो बच्चा नहाने के लिए जाता है, तो पाइप से, नल से पानी आता है, उससे बच्चा नहाता है और यही उसमें आदत पड़ी हुई है। लेकिन एक दिन बच्चा अपने गांव आता है जहां पर नल की सुविधा नहीं है, पाइप की सुविधा नहीं है, तो बच्चे के दिमाग में आता है कि अब नहाएंगे कैसे, यहां तो पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती है। तो उनके पापा जी बताते हैं कि ये जो सामने हैंडपंप है, जो चापाकल है, इसको आप ऊपर नीचे प्रेस करोगे तो पानी निकलेगा। तब बच्चे के समझ में आता है कि नहीं, ऐसे भी पानी निकाला जा सकता है। तो क्या हुआ कि नई जानकारी के आधार पर पुरानी जानकारी में संशोधन कर दिया और इसमें पूर्व ज्ञान भी नहीं आया वो नल वाला। तो यही कहलाता है समायोजन, एडजस्टमेंट, यही कहलाता है। अब एक बात पे चर्चा और करते हैं जो काफी बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कीमा। एक वर्ड है एस्कीमा, कि एस्कीमा है क्या। तो सिंपल शब्दों में समझिए, एस्कीमा का मतलब होता है नॉलेज, एस्कीमा का मतलब होता है ज्ञान, एस्कीमा का मतलब होता है समझ। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लो कि एक व्यक्ति है, वह बिहार से दिल्ली जाता है। बिहार से जब वो दिल्ली जाता है तो उसके पास जाने के बहुत सारे साधन हो सकते हैं, जैसे हुआ फ्लाइट से जाना, जैसे हुआ 4 व्हीलर से जाना, जैसे हुआ ट्रेन से जाना। तो इन साधनों में से वो जिस साधन का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, वह अपने ज्ञान के आधार पे करता है, अपने समझ के आधार पे करता है। तो ये जो अपने समझ के आधार पर आप जो सिलेक्शन करते हैं, वही एस्कीमा कहलाता है, वही नॉलेज कहलाता है। यह एक तरह का बुद्धि का संरचना है, ज्ञान का निर्माण है। अब बात करते हैं एस्कीम्स की, कि एस्कीम्स क्या होता है। एस्कीम्स व्यवहारों का यह एक संगठित पैटर्न होता है जिसे आप आसानी से दोहरा सकते हैं। तो व्यवहारों के संगठित पैटर्न जिसे आसानी से आप दोहरा सकते हैं, वही कहलाता है, एस्कीम्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, एक बच्चा है, वह स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, वह तैयार होगा, फिर क्या करेगा, नाश्ता करेगा, फिर क्या करेगा, बैग पैक करेगा, फिर क्या करेगा, वो स्कूल जाएगा। तो ये सारा का सारा एक पैटर्न है जिसको आप आसानी से दोहरा सकते हैं, यही कहलाता है, एस्कीम्स कहलाता है। अब बात करते हैं पियाजे की। इसका पूरा नाम है जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने ही बच्चों पर रिसर्च किया, अपने ही बच्चों को खोज का विषय बनाया। अर्थात जब उनका बच्चा जन्म लिया, तब से उन्होंने उस बालक के ऊपर उनके बुद्धि में हो रहे परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया। और इस अध्ययन के दौरान उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिस सिद्धांत का नाम है जीन पियाजे का सिद्धांत। वो सिद्धांत है जिसे संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। एक और भी नाम है जिसे मानसिक विकास बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं। एक और भी नाम है जिसका नाम है बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इन सारे नामों से जीन पियाजे के सिद्धांत को जाना जाता है। जहां पर बात होती है जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे का मत
और वाइगोत्स्की का, इन दोनों में थोड़ा थोड़ा भिन्नता पाया गया है, कुछ कुछ सोच डिफरेंस रहा है। जैसे जीन पियाजे ने एक बच्चे के बारे में कहा कि सामाजिक अनुभव बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। वहीं पर वाइगोत्स्की का कहना है कि एक बच्चे का अगर आप विकास चाहते हो, एक अच्छा विकास चाहते हो, तो सामाजिक अनुभव बहुत ही जरूरी है। तो कुछ कुछ बातें डिफरेंस हुई है। जैसे भाषा एवं चिंतन के बारे में बात करें तो भाषा और चिंतन के बारे में वाइगोत्स्की और पियाजे के परिपक्ष के बारे में भी काफी भिन्नता पाई जाती है। यहां पर एक बात आती है परिपक्वन की, जिसको परिपक्वता भी बोलते हैं, जिसको मेंटल, जो व्यक्ति मेंटल स्ट्रांग होता है। तो ये होता कैसे है? संज्ञानात्मक विकास से, बौद्धिक विकास से। जिसका ये स्ट्रांग होता है वही कहलाता है परिपक्वन। तो परिपक्वन अर्थ भी कहीं ना कहीं पियाजे से रिलेटेड है, इसके सिद्धांत से रिलेटेड है। और वर्ड आती है स्कीमा की, जिसको हम अभी कुछ देर पहले जाने कि यह एक ज्ञान है, बुद्धि है, जो कि पियाजे की ही एक संरचना मानी जाती है। तब बात करते हैं पियाजे के बारे में और भी बहुत सारी बातें। तो वन बाय वन समझते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को। और एक बात और भी बता दें कि डायरेक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा दिया गया है, या मानसिक विकास किसके द्वारा दिया गया है, या बौद्धिक विकास किसके द्वारा दिया गया है। तो इन सारे का एक ही ऑप्शन होगा, और वो ऑप्शन क्या होगा? जीन पियाजे। तो जहां कहीं पर भी ऑप्शन दिखे जीन पियाजे, आप उसे सेलेक्ट कर लें। तो अब पढ़ते हैं आगे की बात संज्ञानात्मक विकास में। तो सबसे पहला है कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब बुद्धि के विकास से है। आपके बुद्धि का जो जो विकास होगा वही तो संज्ञानात्मक विकास होगा, वही तो मानसिक विकास कहलाता है, और वही बौद्धिक विकास भी कहलाता है। फिर अगली बात है कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बच्चों में सीखने से, सूचना एकत्रित करने से। जो बच्चा सीखता है, सीखने के लिए जो सूचना एकत्रित करता है, तो ये सारी की सारी बातें भी आती है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। फिर अगली बात पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत भाषा, चिंतन, स्मरण एवं तर्क शामिल है। बात सही है, संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है तो भाषा की बात होगी। एक व्यक्ति का भाषा अच्छा कब होगा, उनकी भाषा अच्छी कब होगी? जब उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर रहा होगा, बौद्धिक विकास बेहतर रहा होगा, तो उनकी भाषा अच्छी होगी। फिर बात हो रही है चिंतन की। तो चिंतन जब कभी भी होता है तो एक लक्ष्य निर्देशित होता है। किसी विषय वस्तु पर आप चिंतन करते हैं तो चिंतन करने के लिए भी बौद्धिक बुद्धि का होना अनिवार्य होता है। फिर बात होती है स्मरण की। तो आप कोई भी चीज याद रखते हो, इनके लिए भी जरूरत पड़ती है बुद्धि की, दिमाग की बात होती है। फिर बात है तर्क की। तो तर्क भी आप जिस किसी पे भी तर्क लगाते हो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही तर्क, बहुत सारे तर्क लगाते हैं, इनके लिए भी संज्ञानात्मक विकास की ही जरूरत होती है। फिर अगली बात, पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान का भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता रहता है। अर्थात एक बच्चा है, जब वो बहुत छोटा है तब उसमें जितना विकास हुआ है उसकी बात करें, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है, क्या उतना ही विकास, क्या उतना ही संज्ञानात्मक विकास हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। उम्र बढ़ने के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास में भी परिवर्तन होता है, या यूं बोल दें कि यह परिवर्तनशील है। उम्र के साथ साथ इसमें परिवर्तन आता है, बढ़ते जाता है, परिपक्वता आती है। फिर अगली बात करते हैं कि पियाजे के इस सिद्धांत का एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे बोलते हैं विकासात्मक सिद्धांत। तो इसको आपको याद भी रखना है कि एक और नाम से भी जानते हैं जिसको विकासात्मक सिद्धांत कहा जाता है। एक बात और पियाजे ने कही कि 6 वर्ष तक के बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का अभाव पाया जाता है। 0 से लेकर के 6 वर्ष तक अगर कोई बच्चा है, उस बच्चे में मानसिक विकास या बौद्धिक विकास कहे या संज्ञानात्मक विकास कहे, जिन पियाजे के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार इस विकास का अभाव पाया जाता है। यह भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं।
पियाजे के अकॉर्डिंग एक जो बच्चा होता है उसे नन्हा वैज्ञानिक नाम से संबोधित किया है पियाजे ने। और उनका कहना है कि जो बच्चा है वो अपने सक्रिय ज्ञान के कारण अपने अकॉर्डिंग अपने सिद्धांतों का इस दुनिया में निर्माण करता है। एक अपना अलग सिद्धांत होता है उन बच्चों का। ये बात जीन पियाजे ने कही। फिर अगली बात है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बात सही है। मात्रा ऐसा नहीं है कि सीटेट का क्वेश्चन है कि मात्रात्मक रूप से, बिल्कुल नहीं। मात्रात्मक समान हो सकता है, लेकिन गुणात्मक की बात करें तो एक वयस्क के तुलना करें तो एक वयस्क के तुलना में एक बच्चों में गुणात्मक रूप से सोचने की जो क्षमता होती है वो अलग हो सकती है। तो ये सब बातें जीन पियाजे की थी। कम शब्दों में अधिक कहने का हमने प्रयास किया है। अब इसके आगे का टॉपिक भी देखते हैं। तो अब बात करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। पियाजे ने बच्चों की अवस्था को 4 भागों में बांट के रखा है, जिसे पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं। और यह अवस्था स्थिर अवस्था है। इसको बारी बारी से पहले पढ़ते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहली जो अवस्था है उसका नाम उन्होंने रखा है संवेदी पेशीय, जिसका और नाम है इंद्रिय जनित, और भी नाम है इंद्रिय गामक, एक और भी नाम है शैशव अवस्था। और इनकी जो अवधि होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष की होती है। फिर दूसरी जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक, जिसे प्राक संक्रियात्मक की अवस्था भी कहा जाता है। और इसकी जो अवधि है यह 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्षों तक होती है। फिर जो अगली अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक, जिसका एक और भी नाम है ठोस संक्रिया, जिसका एक और भी नाम है अनौपचारिक अवस्था। इसकी जो अवधि है वो है 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। और अंतिम अवस्था जो है वो है अमूर्त, जिसका एक और भी नाम है औपचारिक संक्रिया अवस्था, जो 11 वर्ष से आगे जनरली प्रौढ़ावस्था तक को माना गया है। तो इन 4 अवस्थाओं में जीन पियाजे ने बच्चों की अवस्था को बांटा है। अब बारी बारी से 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तीसरा मूर्त वाला और चौथा अमूर्त वाला। तो सबसे पहले तीसरा और चौथा पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं पियाजे के द्वारा जो विकास की अवस्था थी बच्चे की, उसमें तीसरे नंबर में जो सबसे पहले है हमने रखा हुआ है मूर्त संक्रियात्मक, जिसका नाम है ठोस संक्रिया की अवस्था। यहां पर बात को समझनी पड़ेगी कि मूर्त क्या होता है, संक्रिया क्या होता है, या ठोस क्या होता है। इन बातों को पहले समझना पड़ेगा, बाकी तो सब आसान हो जाता है। और यहां से सीटेट के क्वेश्चन आते हैं, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। तो बात करते हैं सबसे पहले मूर्त की, कि मूर्त क्या होता है। देखिए, मूर्त का एक और मीनिंग होता है जो यहां लिखा हुआ है ठोस, अर्थात मूर्त का मतलब ठोस होता है, लेकिन इतने से हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो समझते हैं इसका और मीनिंग। मूर्त मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण, मतलब सामने, जो आपके सामने हो, और तब आप उसके बारे में अगर चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, तब वह चिंतन, वह मनन क्या कहलाएगा? मूर्त कहलाएगा, मूर्त चिंतन कहलाएगा। तो अर्थात बच्चे की अवस्था कैसी होगी? तो इस वक्त जो बच्चा होता है इसकी उम्र कितनी है? तो 7 से 11 वर्ष। मूर्त अवस्था वाले बच्चे की जो आयु होती है वो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। तो इसमें जो बच्चा होता है वो जो भी सोचता है, जो भी कल्पना करता है, चिंतन करता है,
वह प्रत्यक्ष के आधार पर, अर्थात उसके सामने वस्तु रखी रहेगी तब उसके बारे में वो कल्पना करेगा, तब उसके बारे में वो सोचेगा, तब वह सोचना वही मूर्त कहलाता है। अर्थात मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण। तो बारीक और एक वर्ड रह गया संक्रियात्मक, जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेशनल बोलते हैं। मतलब किसी काम पे वर्क करना, किसी का मतलब कोई चीज करना, किसी पे वर्क करना, ये संक्रिया होता है, क्रिया करना, काम करना। तो बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चे प्रारंभिक विद्यालय में अध्ययन करते हैं। क्योंकि बच्चे की उम्र क्या हो गई है, 7 वर्ष से 11 वर्ष। तभी हमारा बच्चा कहाँ होगा, किसी प्रारंभिक विद्यालय में होगा, प्राइमरी स्कूल में वो अध्ययन करता रहेगा। तो पहले पॉइंट का मतलब ये था। फिर अगला है कि यह अवस्था मानसिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बुद्धि के विकास की जो यह अवस्था होती है एक बच्चे के लिए, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर अगली बात है कि यह जो अवस्था है वह गणितीय शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। अर्थात मैथमेटिक्स में, गणित में अधिगम के लिए यह जो अवस्था है एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात बच्चा अब मैथमेटिक्स में, गणितीय चीज में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। तो एक शिक्षक के नाते अगर मैं बात करूं कि आप एक शिक्षक के नाते अपने बच्चों से किस तरह का क्वेश्चन करेंगे, कैसी समस्या प्रस्तुत करेंगे। तो एक शिक्षक के नाते एक बच्चों के सामने आप तर्कपूर्ण समस्या रखिए। ऐसी समस्या रखिए जिसमें तर्क आधारित हो, चिंतन आधारित हो, लॉजिकल आधारित हो। इस तरह का समस्या रखिए। इससे होता क्या है कि बुद्धि का विकास होता है, जिसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, मानसिक विकास कहते हैं। इस तरह का विकास होता है। बात करते हैं फिर अगली कि इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, परंतु अमूर्त चिंतन नहीं होता, केवल मूर्त वस्तुओं से संबंधित होता है। अर्थात बच्चा इस अवस्था में जो भी चीज सोचेगा, चिंतन करेगा, वह कैसा होगा, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर होगा। जो सामने रहेगा उसी के बारे में सोचेगा। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक पिताजी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। उनका बच्चा जो 7 से 11 वर्ष के बीच का है, उन्होंने पापा जी से मोबाइल ले लिया और मोबाइल देख करके वो कल्पना कर रहा है कि इसमें MX प्लेयर है, इसमें गाना होगा, ये यूट्यूब है, इसमें फिल्म होगा। तो सामने रख करके वो सोचता है। मूर्त की बात होती है, प्रत्यक्ष की बात ये होती है। तो ये 7 से 11 वर्ष के बच्चों में ही होता है। अर्थात अमूर्त बातें नहीं होती है। फिर अगली बात करते हैं कि पर्यावरण के साथ अनुकूलन कर लेता है। अर्थात बच्चा अब प्रारंभिक विद्यालय में गया है, उसका सामाजिक क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ गया है। बहुत तरह के मित्र उनके बन गए हैं। जो पहले अजनबी थे अब मित्र बन गए हैं। या यूं बोले कि समाजीकरण भी अब बढ़ते चलते जा रहा है। तो सब कुछ बढ़ रहा है। तो बच्चों के साथ वो सामंजस्य स्थापित कर लेता है, विद्यालय के साथ वो सामंजस्य स्थापित कर लेता है। सुबह से जब तक स्कूल का टाइम आवर आता है तब तक वो पढ़ता है। अर्थात सामंजस्य स्थापित कर लेता है। वही तो पर्यावरण हुआ, उसके साथ वो अनुकूलन हो जाता है। फिर अगली बात है कि परिवेशीय वस्तु की पहचान, विभेद करना एवं वर्गीकरण का विकास हो जाता है। यहां पर परिवेश का भी मतलब पर्यावरण ही है कि उसके अगल बगल जितने भी लोग हैं उन्हें पहचानने लगते हैं बहुत अच्छे से, अपना रिश्ता भी वो जानने लगता है। फिर विभेद भी करने लगता है कि ये है, ये मेरा है, ये उसका है। इस तरह का भी लक्षण अब आ जाता है। और वर्गीकरण भी करने लगता है, अलग अलग करना भी बच्चा सीख जाता है। तो ये सब सारी की सारी विशेषताएं जब बच्चा 7 से 11 वर्ष में होता है तब आ जाता है। फिर अगली बात है कि इस अवस्था में पलटवारी का गुण आ जाता है। यहां पर इस चीज को समझना पड़ेगा कि पलटवारी का गुण क्या है। इसको ऐसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि विद्युत धारा की मैं बात करूं तो ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है दिष्ट, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट डीसी, और एक होता है प्रत्यावर्ती, जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। जो दिष्ट धारा होती है वो एक ही दिशा में फ्लो होता है, एक ही दिशा में बहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रत्यावर्ती धारा की तो वो 1 सेकेंड में जितना आगे जाता है उतना ही पीछे भी आता है। मतलब डायरेक्शन उसका चेंज होते रहता है। यही है पलटवारी का मतलब पलट जाना। या एक और सेंस में इसको समझते हैं कि
एक बच्चा है, उसको गुणा आता है, उसको भाग आता है और उसके पीछे का सिद्धांत भी वो जानता है, तो ये भी पलटवारी का गुण होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने कृष्ण लीला देखा होगा, जब भगवान श्री कृष्ण काफी छोटे रहते हैं तो वो माखन चुराते हैं। एक दिन अपने ही घर में माखन चुराते हुए पकड़ा गए। जब उसकी मां उससे पूछती है कि बेटा तुमने क्या माखन खाया, तो वो नन्हे कृष्ण भगवान जो होते बोलते मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई हो। हालांकि उसकी मां ने उसे देख लिया, यशोदा ने उसे खाते हुए देख लिया, लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण, नन्हे कृष्ण मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं कि मैंने माखन खाया। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आता है जब मां भी मान लेती है कि हां तुमने माखन नहीं खाया, तब उस सिचुएशन में जाकर वो कृष्ण, वो भगवान, वो बोलते हैं कि मैया मेरी मैंने ही माखन खाया। तो पहले का सिचुएशन क्या था? बोला था कि मैंने माखन नहीं खाया था, लेकिन अब दूसरे सिचुएशन में क्या बोल रहा है कि मैंने ही माखन खाया, अर्थात वह अपनी बातों से पलट गया। तो यही है पलटवारी का गुण। तो अब बात करते हैं अमूर्त की, जिसका एक और भी नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहां से भी सीटेट में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसकी जो अवधि होती है वो 11 वर्ष या 11 वर्ष से ऊपर, जनरली प्रौढ़ावस्था तक बोला जाता है। तो ये अवधि होती है अमूर्त वाले की। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ये शब्द अमूर्त होता क्या है। मूर्त को तो हमने समझ लिया है कि मूर्त मतलब प्रत्यक्षीकरण होता है, जस्ट उसका रिवर्स है ये। अ मतलब होता है नहीं, मतलब उसका जस्ट रिवर्स। तो कैसे समझेंगे? मतलब यहां पर जो भी बातें होंगी वह अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होगी। जैसे ऐसे समझते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये जो शब्द है इसका मतलब यह है कि जिस किसी के बारे में आपके दिमागों में ख्याल आता है, वो बातें आती है, वह आपके सामने नहीं है। अर्थात आपके सामने कोई ना हो और उसके बारे में सोचना, यही क्या कहलाता है? अमूर्त कहलाता है। और सोचना अमूर्त चिंतन भी कहलाता है। तो जब कभी भी अमूर्त की बातें होगी, इसका मतलब है वह सामने नहीं है, वह कहीं और है और उसके बारे में आप कल्पना कर रहे हैं, अपने ख्यालों में ला रहे हैं, तो वह अमूर्त कहलाता है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, इस अवस्था के बारे में पढ़ते हैं जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। इस अवस्था की खासियत है कि इस अवस्था में बच्चे उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करते हैं। क्योंकि बच्चे की उम्र क्या है? 11 और इससे ऊपर। हाई स्कूल में भी बच्चे होंगे, उच्च माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल में भी बच्चे होंगे, तो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। मतलब बच्चा है, अब क्या है? बड़ा हो गया है, सामाजिक दायरा उसका और भी बढ़ गया है, समाजीकरण अपनी चरम सीमा को छू रहा है। ऐसी अवस्था है बच्चे में। या और शब्दों में बात करें तो यह व्यवसाय चुनने की भी अवस्था होती है। तो देखिए अगला है फिर कि भाषा में संप्रेषणशीलता का विकास हो जाता है। संप्रेषण, सीटेट में बहुत बार ये वर्ड देखने को मिलेगा, संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है वार्तालाप, बातचीत करना, कम्युनिकेशन होता है। तो जो बातचीत करने का तरीका होता है, जो वे होता है, उसमें शीतलता आ जाती है, एक ठंडापन आ जाता है। कैसे किससे बात करे, सही भाषा का उपयोग करना वो सीख जाता है जब बच्चा अमूर्त की अवस्था को प्राप्त करता है। फिर अगली बात है सोच या संज्ञान का विकास हो जाता है। एक बच्चे की उम्र बढ़ गई है तो बच्चे में जो सोचने की क्षमता होगी, संज्ञान मतलब ज्ञान होता है, जो ज्ञान होगा वो और भी ज्यादा हो गया होगा। और ये ज्यादा होना, ये कम होना, यह तुलनात्मक वर्ड है, जो पिछले की अवस्था से तुलना किया जा रहा है। तो सोच में भी वृद्धि होती है, बहुत ज्यादा अभिवृद्धि हो गई होगी, संज्ञान भी उसका बढ़ गया होगा, अर्थात उनका मानसिक विकास परिपक्व हो गया होगा, मैच्योर हो गया होगा वो बालक। फिर अगली बात, सोचने, समझने, समस्या समाधान एवं निर्णय लेने की क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। अब बच्चा सोचने लगता है अपने जीवन के बारे में, अर्थात व्यवसाय हमें क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, या जो भी बनना है, अभी से ही वो डिसाइड कर लेता है, सोचना शुरू कर देता है। और सोचना भी क्या रहता है? तर्क संगत रहता है,
क्रमबद्ध होता है, वैसे तर्क संगत और क्रमबद्ध की बातें मूर्त में ही हो जाती है कि जब बच्चा मूर्त अवस्था में आता है तो सोचने की जो क्षमता होती है वह तर्क संगत हो जाता है, एक क्रम से हो जाता है। तो यहां पर भी तर्क संगत भी रहेगा और क्रमबद्ध भी रहेगा। तो बच्चों की जो सोचने और समझने की जो क्षमता होती है, अब वो उनका एक वे मिल जाता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाता है कि अब हमें अपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ करने की यह उम्र कहलाती है। तो यही है लिखा हुआ। फिर अगली बात, बच्चा प्रतीकों या विचारों का उपयोग तर्क करके करने लगता है। अर्थात एक बच्चा है, वो किसी बात से सहमत है तो गर्दन ऊपर नीचे डुलाएगा, अगर सहमत नहीं है तो लेफ्ट राइट गर्दन ही डुलाएगा। अर्थात वो सिंबल से ही काम चला लेता है। अगर जोड़ लिखना है तो प्लस लिख करके भी काम चला देगा, गुना भागा जो भी लिखना है वो सिंबल से भी काम चलेगा, अच्छा लगेगा जिस तरह से लाइक बात करेगा। तो यह सिंबल हुआ, सिंबल से ही बात कर लेता है, सिंबल से ही अपने भावों को वो व्यक्त कर देता है। फिर अगला है कि गणितीय संक्रिया, मतलब गणित में जो ऑपरेशन किया जाता है, जो वर्क किया जाता है वही संक्रिया होता है। तो गणितीय संक्रिया जैसे समय दूरी, मतलब समय और दूरी पर जो सवाल होंगे उसको वो समझ लेता है, आसानी से सॉल्व भी कर लेता है। फिर अगला है अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात पे जो भी क्वेश्चन होंगे उसे आसानी से बच्चा समझकर डील कर देता है, सॉल्व कर देता है। फिर अगला है ज्यामितीय संक्रिया, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम, कि ज्योमेट्री वाली बात को समझने लगता है कि कौन एंगल कितने डिग्री का है या कितने डिग्री का एंगल कैसे बनाया जाता है। ज्यामितीय अवधारणाओं को बच्चा अब समझना सीख जाता है। फिर अगली बात है मानचित्र, अर्थात ग्लोब पे कौन देश या कौन सा राज्य कहां है, इस चीज को बच्चा भली भांति समझने लगता है, डायरेक्शन का प्रॉपर नॉलेज हो जाता है। इस तरह की बातें का अधिगम बच्चा कर लेता है। कब? जब बच्चे अमूर्त की अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात 11 वर्ष या 11 वर्ष से ऊपर। फिर अगली बात है कि इस अवस्था में बच्चे में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क का विकास हो जाता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, यह वर्ड यूज किया गया है 8 दिसंबर 2019 के पेपर में कि परिकल्पित निगमनात्मक मतलब हाइपोथेटिकल डिडक्टिव की बात हो रही है। तो जहां कहीं पर भी बात होगी हाइपोथेटिकल की, परिकल्पित की, तो यह वर्ड सीधा सीधा इंडिकेट करता है अमूर्त को। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, यह बातें पेपर में होती है, समझना पड़ता है शब्द को कि परिकल्पित, परिकल्पित मतलब हाइपोथेटिकल, और हाइपोथेटिकल सीधा डायरेक्टली रिलेटेड विद अमूर्त, सीधा वह अमूर्त से रिलेटेड है। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में बात रहे कि परिकल्पित की, तो सीधा सीधा किससे संबंधित होगा? अमूर्त बातों से संबंधित होगा। तो वही लिखा हुआ है कि इस अवस्था में बच्चों में क्या होता है? परिकल्पित निगमनात्मक सोच की क्षमता का विकास हो जाता है। और फिर अगली बात है कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। बच्चा अब अमूर्त अवस्था को प्राप्त